नमस्कार, स्वागत है आपका टॉपर्स फोरम ऑफिशियल में। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि हम लोग 25 प्रश्नों की श्रृंखला का कुल 40 सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में। और इस प्रकार से जब 40 सेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल 1000 क्वेश्चन होते हैं। और इस 1000 क्वेश्चन से आपको आपकी परीक्षा में 25 प्रश्न जो जीएस जीके के आएंगे, उसमें से भारी संख्या में प्रश्नों के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले तो सबसे पहले तो इससे पहले जो हमारे 7 लेक्चर हैं उनको जरूर इस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आपको मदद मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन्हीं सब बातों के साथ थोड़ी सी जानकारी आपको और बता दें कि यदि आप लखनऊ या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए टॉपर्स फोरम से अच्छा आपको कहीं कुछ और नहीं मिलने वाला है। खास करके यदि आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से, एसएससी सीएचएसएल के माध्यम से अपनी मनपसंद जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करिए। अभी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 12 जून को हमारा नया बैच सुबह 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक का शुरू हो रहा है। तो 3 घंटे हम आपको ऑफलाइन क्लास देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको लगातार मिलती रहती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथियों पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आराम से आप देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। लॉ ऑफिसर नहीं बताना है बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर बताना है। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यहां पर विकल्प में है, राज्य के महाधिवक्ता विकल्प में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और लॉ मिनिस्टर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ मिनिस्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। माफ करिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी भारत के प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया है, चूंकि एनडब्ल्यू से सवाल आते हैं, चाहे एनडब्ल्यू 1 की बात हम करें, एनडब्ल्यू 4 की बात करें, 5 की, 6 की, 2 की। तो इस प्रकार से नेशनल वाटरवे से सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल बड़ा बढ़िया बनाया गया। देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। तो भारत बांग्लादेश, यदि हम बात करें प्रोटोकॉल मार्ग की और भारत के मुख्य भूमि की बात करें और एनडब्ल्यू की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो आपका एनडब्ल्यू, यहां पर हम विकल्प में देखेंगे एनडब्ल्यू 1 की यदि हम बात करते तो वो तो प्रयागराज से लेकर के कोलकाता तक मूव कर रहा है इधर, तो वहां पर कोलकाता की बात तो समंदर शुरू हो जा रहा है, तो बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे एनडब्ल्यू 2 की। देखिए, सादिया टू धुबरी आप सब जानते हैं, ठीक है। सादिया टू धुबरी ये निकल करके आ रहा है ब्रह्मपुत्र पर ऐसे, और इसके बाद जब ये इंटर कर रहा है तो नीचे कहां इंटर कर रहा है भाई? बांग्लादेश में इंटर कर रहा है। तो यदि आपको मैप क्लियर होगा ना तो आंसर आप देखते देखते फाइंड आउट करेंगे कि ये जलमार्ग ऐसा है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए? जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं वो आपको लुसेंट जीके से या किसी भी और ऐसी बुक से जहां पर मिल जाए आपको जाकर के उसे हैंड टू हैंड पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? ये ऐसे आप कहेंगे कि सर ये तो 1975 का करंट अफेयर पूछ रहा है। नहीं, 1975 करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है। जब कोई चर्चा में होता है ना, कोई किसी की डेथ हुई होती है हाल में, तो उसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया ले लेना होता है कि यदि कोई बड़े पोजीशन पर पहुंचा है और उसकी हाल में डेथ हुई हो या किसी कारण से चर्चा में आया हो, तो उसकी जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक एक बार ना आप गूगल विकिपीडिया कर लिया करो, टाइमलाइन समझ में आ जाए कौन कौन से अवार्ड मिले थे, पहली बार कौन सा अवार्ड मिला था, खास क्या रहा है जीवन में, तो वहां से आपको मदद मिल जाती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर और बहुत बार रिपीटेड सवाल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसकी बात कर रहा है साहब? मौलिक कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटी की। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप सब जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो यह ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट। नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट। नॉट इन्फोर्सिएबल का मतलब हो गया कि ये कोर्ट से लागू नहीं आप करा सकते हैं, कोर्ट से आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट का मतलब हो गया, इसी को कहीं कहीं जस्टिसिएबल भी लिखा जाता है, तो यह वाद योग्य नहीं है, है ना। ये एक तो पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो बार बार पूछा था परीक्षा में आपके, कि यह कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A में है। और याद रखना है कि इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा था। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है।
कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटी आपकी हैं, 10 आपको सब याद होना चाहिए, 10 पहले थी और एक जो है वो बाद में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से किसका नाम यहां फिट करें जो स्पेस है कि डिक्लेयर्ड एट द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश, तो किसने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिवीजन किया, तो आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड ट्विस माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन की बात करी थी, पार्टीशन का जिम्मेदारी जो दिया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। आप जानते हैं एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, और इस पार्टीशन को लीड करने का काम किसने किया था, माउंटबेटन ने किया था, डिक्लेयर किया था माउंटबेटन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ खास नहीं है जी, मुद्रा MUDRA, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका शुरू से ही आप देख रहे होंगे जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जो फोकस है वो इस पर है कि आप एम्प्लॉय ना बने बल्कि एम्प्लॉयर बने, और एम्प्लॉयर बनने के लिए आपको स्टार्टअप पर फोकस करना पड़ेगा, स्टैंड अप पर फोकस करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, और इन सब के लिए जब आप कुछ स्टार्टअप करेंगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 2015 में उन्होंने मुद्रा की बात करी थी। अब मुद्रा का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी इस तरीके की योजनाएं चलती हैं जिनमें कुछ एक्रोनिम बनाए गए हैं तो उनका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो मुद्रा का फुल फॉर्म देखिए क्या है, मीडियम यूनिट्स, ऐसा कुछ तो है नहीं। माइक्रो फाइनेंस यूजेस, तो इसमें एफ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, फिर कहा जा रहा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वर द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, पहली बार पैरालंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो आराम से आप इसे देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 1960। फैक्चुअल क्वेश्चन है एज इट इज, याद रखिए कि यहां पर एक काम आप जरूर कर लीजिएगा कि लुसेंट जीके से जाकर के देखो साथियों, यदि बात आप मान लेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, नहीं मानेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो बातें आपको बताई जाती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद बताई जाती हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो चैप्टर है विविध में जाकर के आप देखेंगे तो 2-3 पेज में दिया हुआ है, वहां से एक क्वेश्चन आपको हर बारी मिलेंगे, और ये आपका होमवर्क है, आप आराम से इसे जरूर कर लीजिएगा क्लास ओवर करने के बाद। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय डांस के साथ ये एसोसिएटेड हैं, प्रतिपादक हैं, तो याद रखेंगे यहां पर इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, भरतनाट्यम से रहा है उर्मिला सत्यनारायण का, राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज से याद कर लेना। सेम इसी प्रकार का एक फैक्चुअल सवाल पूछा जा रहा है। देखिए एक काम और करना है यहाँ पर, देखो भारत रत्न वाला तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि भारत रत्न शुरू से लेके आज तक किसको 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 कब कब मिला है, वो आप 2-3 बार एक बार उसे पढ़ लेंगे ना तो आपको मोटा मोटा याद रहेगा, ताकि आप फिल्टर आउट कर पाएंगे कि क्या इसमें से सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सितार प्लेयर, तो इसमें से आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। 1999 की बात करें, पंडित रविशंकर की बात करेंगे। ठीक है, पंडित रवि शंकर की बात करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, टाइपिंग एरर को थोड़ा अवॉइड करिएगा, टाइपिस्ट चूंकि कई बार जल्दीबाजी में होते हैं तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो उसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया एट 74th रिपब्लिक डे, तो 74th रिपब्लिक डे की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 2023 की, और यहां पर आप जानते हैं अब्देल फतह अल सीसी इसका करेक्ट आंसर है। और यहां पर संबंध कहां निकल के आता है, संबंध निकल करके आता है इजिप्ट का। ठीक है, तो जब बात इजिप्ट की आती है तो आपको पता है इजिप्ट की बात आएगी तो आपको क्या पढ़ना है, अब इस समय क्या, इस मतलब 2024 की किसी परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, एक तो राफा बॉर्डर आप पढ़ लेंगे, सिनाई पेनिनसुला आप पढ़ लेंगे, इधर रेड सी, उधर मेडिटेरेनियन सी, बीच में सुएज कैनाल, ये सारा, प्लस इजराइल, गाजा पट्टी, जॉर्डन, हमास, इजिप्ट, इन सब का जो सेंटर ऑफ पावर लोकेशन है शहर का, वो सब आप देख लेंगे। ठीक है ना, ये सब परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है द शैलेंद्र किंग्स हु एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th century AD वर फॉलोअर ऑफ द रिलीजन। ठीक है, तो शैलेंद्र राजा जो फॉलोअर थे वो किसके थे भाई, बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, याद रखिएगा। और यही बौद्ध धर्म है जो सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति ने आगे चल करके महात्मा बुद्ध के रूप में दुनिया को जो अपना उपदेश दिया, ज्ञान दिया, वो आप जानते हैं, और महायान और हीनयान शाखाओं में बंट गया, और महायान के लोगों ने इसको मूर्ति पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखो आगे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो का तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारत का है ना,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। इसमें क्या पढ़ाना है आपको, तो सब आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्य स्थापित करने की कार्यकारी शक्ति है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहां पर पूछा गया जो सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में, वो देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी भी 4 विकल्पों में से किसके पास संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने या नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति है। देखिए बताइए, जवाब दीजिए आप लोग भी। समझ में आपको आना चाहिए कि भारत में कोई भी राज्य नया बनेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में कट करके कोई नया राज्य बनाया जाए, एक ही राज्य के 2 हिस्से कर दिए जाए, कुछ भी किया जाए, सारा पावर किसके पास है जी, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और ये पावर जो है ये संसद साधारण बहुमत से एक्सरसाइज करती है, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 3 आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल 1 आपको पता होना चाहिए, साथ ही में आर्टिकल 2 भी पता होना चाहिए, याद रखिएगा। और बड़ी बात ये मैंने आपसे कहा कि जब नए राज्यों का गठन होता है तो वहां पर संसद जो पावर एक्सरसाइज करती है वो साधारण बहुमत का करती है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, तो बंगाल में जी हुआ नील विद्रोह। ठीक बात पूछ रहा है, वैसे तो इसके कई सारे आंसर हो जाएंगे, लेकिन ठीक बात पूछ रहा है तो यहां पर आंसर जो होगा आपका नील विद्रोह हो जाएगा। नील विद्रोह वाज द करेक्ट आंसर, राइट। याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। तो देखिए रॉक की जब हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको मेटामॉर्फिक रॉक तो मिलता है, इग्नियस रॉक भी मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक भी मिलता है। रॉक की डिफिनेशन में अवशेष चट्टानें नहीं मिलती हैं, इसलिए यहां पर यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से ये रॉक के प्रकार में शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, है ना। कैल्शियम जो बना हुआ पूछ रहा है कि इसकी भी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कैल्शियम की भी उत्पत्ति कैलेक्स से हुई है। इसीलिए देखते होंगे कैल्शियम से संबंधित कोई भी दवा आप लेते होंगे ना तो मैक्सिमम में कैलेक्स लिख करके आता होगा, क्योंकि वही उसका ओरिजिन रूट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या है। आईसीआईसीआई है, ये लगभग 1994 के आसपास आती है ना। और आईडीबीआई है, ये लगभग 1964 के आसपास आती है। और इसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 1948 के आसपास आती है। तो सबसे पहले 3 होगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा जी, और इसके बाद 1 हो जाएगा। तो 3, 2 और 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये निकल करके आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाई जाफू रेंज बहुत चर्चा में था, ठीक है ना। ये कोहिमा के पास है, तो कोहिमा इसमें से कहां की राजधानी, तो कोहिमा तो नागालैंड की राजधानी है सर, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अब ये आपकी परीक्षा में पूछ रहा है, देखिए ये जो प्रश्न है ना वो एज इट इज रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो याद रखिएगा। इसीलिए इनको हम थोड़ा स्पीड में आपको करा देंगे, आपकी आंखों के सामने से निकला रहेगा, तो जब आपके सामने पेपर में दोबारा आएगा तो वहां पर आपका काम हो जाएगा। कह रहा है कि सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट टेंशन, ये जो यहाँ पर टर्म यूज किया जा रहा है ना, देखेंगे ब्रेक स्पैन की, एंड स्पैन की, लैंग स्पैन की, एज स्पैन की, जब आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं तो ये स्पेशली स्टील रॉड के माध्यम से, मतलब सरिया जो होता है ना, सरिया जो छत में आप डालते हैं, तो उससे संबंधित है ये कि लैंग स्पैन इसका आंसर है, ठीक है ना। ये पोस्ट टेंशन की उपयुक्तता के लिए यूज किया जाता है, एक स्पेसिफिक मेथड है स्टील रॉड को अरेंजमेंट करने का, तो आप इसे याद रखिएगा, लैंग स्पैन, ठीक है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड अ वेल्दी पर्सन, ठीक है, वेल्दी पर्सन, देखिए वेल्दी पर्सन जो होता था उसके पास ज्यादा, वैदिक पीरियड में इसके पास ज्यादा कैटल्स होते थे, बेसिकली उनको कहा जाता था कोई ज्यादा वेल्दी पर्सन है, तो जिनके पास ज्यादा कैटल्स होते थे उन्हें हम कहते थे गोमत, ठीक है। तो गोमत इज द करेक्ट आंसर। वेल्दी पर्सन को वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कहते थे, गोमत कहते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कह रहा है अंबुबाची मेला, तो अंबुबाची मेला जो होता है वो कामाख्या मंदिर इसके लिए फेमस है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा था, इस वर्ष तो करंट अफेयर की चर्चा में था, तो डेफिनेटली पूछा जा रहा है हर समय, ठीक है ना। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत बार रिपीट किया हुआ लीवर से संबंधित क्वेश्चन है। लीवर ऑफ मैमल्स में जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्यूफर सेल्स पाया जाता है। लीवर से क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि लीवर हमारा सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, आप जानते हैं, एकदम हर समय ड्यूटी पर लगा रहता है, काम करता रहता है, तो इसीलिए लीवर को संभाल के रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये बता दीजिए कि विच विटामिन डी आइसोमर्स इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए देखो जो यूज होता है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, यहाँ पर ई के बाद आर होगा, एर्गोकैल्सिफेरॉल, इसे हम लोग विटामिन D2 भी कह देते हैं। विटामिन D2 और विटामिन D3, विटामिन D3 जो होता है ना, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। D3 क्या होता है भाई,
विटामिन D3, देखो जो विटामिन D3 है, मैं बताऊं आपको तो ये होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या होता है भाई? कोलीकैल्सिफेरॉल होता है। और कोलीकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन D3 है। ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दोनों का रासायनिक नाम पूछा जाता है और यहाँ पर किसकी इलाज के लिए यूज होता है तो वो भी आपसे याद रखना है। आपको जब आप सनलाइट लेते हैं ना, डायरेक्टली सनलाइट एक्सपोज कराते हैं अपनी बॉडी पर, तो यही बनता है, विटामिन D3 ही बनता है और उसमें भी अल्ट्रावायलेट वी रेडिएशन वर्क करती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत की 2001 से लेकर के 2011 जनगणना के दौरान निम्नलिखित राज्यों में कौन सा समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में तो की गई है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान सिक्किम फंसा रहा है आपको। बिहार हरियाणा, बिहार की गई, हरियाणा मेघालय, पश्चिम बंगाल बिहार अगेन, मेघालय अरुणाचल प्रदेश बिहार। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, याद रखना है मेघालय अरुणाचल। वैसे सेंसस का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसी चैनल पर जाकर के एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, और ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को स्क्रैप करके जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था, पोस्ट जो क्रिएट करी गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से करी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्रोनोलॉजी आप पढ़ लें यदि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल की, तो उससे आपके ये वाले सारे सवाल आसानी से हैंडल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों आपने 25 क्वेश्चन को देखा, समझा और पढ़ा। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर हम आपकी ढेर सारी मदद कर पाएं। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, हम आपके लिए कुछ बेहतर कंटेंट्स डालते रहेंगे और आप उसे फ्री में पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टॉपर्स फोरम ऑफिशियल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।